अस्सलामु अलैकुम। यार वो फिर एसी भी बाकी चला देना फिर। उनको बुलाइए ना, यहाँ तक ठीक है। चल इधर उधर लिख लूँगा। और ये वाला चल रहा है, ये वाला ये सी चल रहा है जी। मैं वो भी चलवा रहा हूँ, आप वो बंद करवा रहे हैं। असल में लोग ज़्यादा है ना, फिर घुटन हो जाएगी। अच्छा मुझे दे देना रिमोट पे, उसे क्या मुझे रिमोट दे दें, एसी बंद करना हो चलाना हो। जी कैसे हैं जनाब आप लोग? इसका भी दे देना मुझे रिमोट। ये चलता है या ये भी बंद करना? ये बंद करना। चलो करते हैं। अच्छा अभी कितने लोग हैं जो पिछली FR2 की क्लास में भी बैठे हुए थे? चले मैं थोड़ा बहुत बदलने की कोशिश करता हूँ कुछ, ताकि आपको बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट ना लगे। थोड़ी सी बातें चेंज कर लूँगा। पढ़ाता नहीं मैं पहली क्लास में पढ़ाता नहीं हूँ मैं। अच्छा शुक्र तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आप यहाँ पढ़ने तो आए ही नहीं है, तो और आए किस लिए हैं यहाँ? फीसें दे के लड़ झगड़ के देखें हालत देखें जरा अभी अपनी कमरे भरे हुए कमरे की। और नहीं पढ़ाना तो शुक्र ऐसे जैसे सब बहुत मजबूरी में आप यहाँ पे बैठे हुए थे। अच्छा बहरहाल पहली क्लास में मैं नहीं पढ़ाता। इसमें जनरली कुछ नसीहतें करता हूँ, फिर इसके अलावा अपने बारे में बता देता हूँ, फिर जो पढ़ाने की स्ट्रेटजी होगी वो बता दूंगा, क्योंकि पहले दिन ना कुछ बातें याद रह जाती हैं आगे के लिए भी, तो इसलिए पहले दिन में पढ़ाता नहीं। पहले कुछ जनरल नसीहतें। आप यहाँ पर काफ़ी लड़ झगड़ के भी पहुँचे होंगे। आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कई कैमरे के पार वाले वो लोग हैं जो यहाँ बैठना चाहते थे लेकिन नहीं आ सके। और अभी मुझे वो एडमिशन वालों ने बताया था कि काफ़ी सारे लोग मंडे को वो भी होंगे जो इसलिए आए होंगे कि सर प्लीज़ हमें अंदर बिठा लें। अभी मैं बाहर गया नहीं हूँ लेकिन मुझे कहा यह था कि होंगे। अब आप यहाँ पहुँच गए और मेरा ख्याल है कि ये कोई 130-40 के करीब शायद सब लोग यहाँ बैठे होंगे, और कई होंगे जो बड़ी मुश्किल से बैठे होंगे। अगर अपनी इस टांग का जोर ख़त्म करने तो इधर गिर जाएंगे। अब ये अपनी टांग का जोर लगा के टिक के बैठे हुए, नहीं लगाएंगे तो इधर गिर जाएंगे उधर गिर जाएंगे। अब आप यहाँ पर आ गए मुशक्क़त करके, और ये एक दिन की बात नहीं है, रोज़ ऐसे ही होगा। रोज़ आप सुबह 7 बजे 8 साढ़े 8 8:40 रोज़ आप 8:30 आ रहे होंगे और 1.5 घंटा बैठ भी रहे होंगे। और अभी तो चलो मौसम अच्छा है, वरना गर्मियों में इतने लोगों का इस तरह बैठना, तरह तरह की सांसें ऊपर जाना, क्योंकि वो जो ख़ास तौर पे हॉस्टल में रहने वाला बच्चा होता है ना, वो सादगी और गंदगी में फ़र्क नहीं समझता। वो अच्छा हॉस्टल मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि माँ बाप है नहीं देखने के लिए, वरना जो यहाँ रहते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं।
वो तो ज़बरदस्ती को माँ बाप कह दें कि भाई ब्रश कर लो तो ब्रश कर लेंगे, नहीं कोई पूछ होगी तो फिर ब्रश भी नहीं करेंगे। और अब तो वैसी सर्दियां हैं तो अब तो नहाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब जब इन हालात के साथ आप क्लास में बैठेंगे तो आधे को घंटे के बाद क्लास का एनवायरनमेंट बदल चुका होगा। अब इस सब में आपने यहाँ बैठना है, वक्त गुजारना है, और तकरीबन 100 क्लासें आपने ऐसे ही बैठना है। हाँ, कुछ बच्चे, बल्कि काफ़ी सारे बच्चे इनफैक्ट, नहीं कैफ 3 है, कुछ बच्चे रिजल्ट तक हिम्मत हार के फिर चले जाएंगे, फिर रिजल्ट के बाद उनको लगेगा बस अब बैठा नहीं जा रहा, वजह कोई भी होगी, लेकिन रिजल्ट के बाद उनको फिर लगेगा कि उठ के चले जाना चाहिए। लेकिन तादाद पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ इतनी मुश्किल तक पहुँच गए, किस लिए पहुँचे? मतलब कोई ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। अगर आप ये सोच लेके बैठे हैं कि पता नहीं शायद सर की क्लास में कोई ऐसा फैज़ बढ़ता है कि जिस पे सर ने फूंक मार दी वो पास हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं एफर्ट करूँगा, वो मेरा काम है। अपनी तरफ से मैं जो कोशिश कर सकता हूँ उसको हर दफ़ा और बेहतर करने की कोशिश करूँगा, इस दफ़ा भी करूँगा। इस दफ़ा बल्कि सिलेबस में चेंजेस हुई हैं और उन चेंजेस की वजह से थोड़ी सी पढ़ाने की स्ट्रेटजी में फ़र्क आ जाएगा। जैसे अभी मुझे FAR 1 का एक चैप्टर रिपीट कराना पड़ेगा, क्योंकि अब वो FAR 1 के सिलेबस में नहीं है। आपने FAR 1 में पढ़ा होगा एक चैप्टर, वो नहीं, IFRS कहाँ से आ गया? अब ये सर कॉस्ट वाले हैं, अब ये FAR 2 वाले नहीं है, ये कॉस्ट वाले सर हैं। IFRS नहीं है कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला एक चैप्टर था जिसमें वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और वेरिएबल और फिक्स, हाँ, तो वो मुझे रिपीट कराना पड़ेगा क्योंकि वो अब FAR 1 के सिलेबस में नहीं है। और कॉस्ट के सिलेबस में एक दो लाइनें ऐसी लिखी हैं जिससे मुझे लगता है कि अब उस स्टाइल के क्वेश्चन शायद यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। फिर इसी तरह से इन्वेंट्री, इंट्रो से भी गालिबन अब उतनी डिटेल में नहीं होगा क्योंकि इंट्रो का तो पेपर ही चेंज हो गया, अब तो वो MCQs में चला गया, इंट्रो PRC में चला गया ना, इंट्रो टू अकाउंटिंग, वहाँ पर भी वो उतनी डिटेल नहीं हो सकती। फिर FAR 1 में भी नहीं रहा इन्वेंट्री, वरना पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, ये जब आपने FAR 1 में पढ़ा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाते थे तो वहाँ भी इन्वेंट्री किसी हद तक आ जाती थी, वो वहाँ से भी गई है। ये कई साल पहले ना कॉस्ट में होती थी इन्वेंट्री, जिसमें वो इन्वेंट्री कार्ड और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये कॉस्ट में भी होती थी, फिर ये पीछे वाले पेपर्स में चली गई थी, तो अब वहाँ से हट गई है। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन चूंकि आपके स्कोप में है सिलेबस में, तो मुझे इन्वेंट्री पे अब मज़ीद पढ़ाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा स्टाइल बदलेगा, थोड़े से पैटर्न बदलेगा, तो मैं मज़ीद बेहतरी की कोशिश करूँगा। ये तो है मेरा काम कि मैंने कोशिश करनी है। अगर बेटा आप इसलिए क्लास में आके बैठते हैं ना कि किसी ने कहा था भाई सर की क्लास में बस जाके बैठ, बस पैर रख लो, जैसे किसी दौर में ना वो वैगने होती थी बहुत, अब तो खैर वैगने कम है, लेकिन वैगने किसी दौर में लाहौर में बहुत चलती थी। जो वैगनों के दौर में अगर निकला है बाहर रोड्स पे तो कंडक्टर कहता पैर रखो पैर रखो, आगे जगह हो जाएगी। अब वो जब बंदा पैर रख लेता था तो लगता था, फिर पता लगता था बस पैर की जगह थी, फिर वो बिल्कुल कुब्बा होके और बिल्कुल वो पूरा सफर ऐसे गुजरता था। तो अगर किसी स्टूडेंट ने आपको ये कह दिया कि बस सर की क्लास में जाके पैर रख लो तो पास हो जाओगे, या सर ने बस अगर सिर्फ देख ही लिया तो पास हो जाओगे, या सर ने बस किसी तरह सर तक पहुंच जाओ, सर हाथ लगा दें, या तुम सर को देख लो और सर को देखते रहना, जितनी ज्यादा देखते रहोगे उतने ज्यादा पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला बेटा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है ना, ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, वैसे तो खैर सारे ऐसे ही जो पहले कई सारे जो नहीं पढ़े हुए, लेकिन कॉस्ट को लोग अकाउंटिंग का वर्ड इस्तेमाल होने की वजह से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझते हैं शायद कि ये अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई चीज़ है, कि इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ी थी तो शायद कॉस्ट में फ़ायदा हो जाएगा, या FAR 1 पढ़ के आए तो कॉस्ट में फ़ायदा हो जाएगा। अक्सर बच्चे पूछते भी हैं कि FAR 1 पढ़े बगैर कॉस्ट पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, तो इसका अकाउंटिंग से ताल्लुक नहीं है, सिवाय कुछ चैप्टर्स में डबल एंट्रीज आने के ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस का इस्तेमाल होगा, बहुत घुमा फिरा के ट्रिकी से क्वेश्चंस होंगे। ये मैं आपको पहले दिन डरा नहीं रहा
मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। इसमें मैं आपके लिए जिस हद तक जा सकूंगा मैं कोशिश करता हूं कि बहुत सारी चीजें आपको लिखवा दूं। यानी मेरी जो जब मैंने कॉस्ट पढ़ानी शुरू की थी 2016 में पहली दफा पढ़ाया था मैंने, यानी स्प्रिंग 16 जो था वो मेरा कॉस्ट का पहला बैच था। तो उस वक्त जो मैं मार्केट में पढ़ाने के लिए आया, स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे ये सुनने में मिला था कि कॉस्ट के प्रॉपर नोट्स नहीं बन पाते। तो मैं आया ही ये सोच लेके था कि नोट्स पूरे होने चाहिए। तो मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों के जो कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर नोट्स हों वो मैं बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से लेके चलूँ। आप जब चैप्टर ख़त्म कर लें तो आपको चैप्टर का ओवरऑल आइडिया भी हो, आप रिवीजन करें तो आपकी वो बिल्कुल चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएं। क्योंकि अच्छे अगर स्ट्रक्चर्ड नोट्स होंगे ना तो वो बाद में रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे एक टीचर हैं क्यूएम स्टैट्स के, बहुत सीनियर टीचर हैं, पैक में शायद आपने कभी सुना हो या पढ़ा उनसे, खालिद जावेद साहब। इनके नोट्स बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रक्चर्ड होते थे। इसका इससे अंदाज़ा मैं बताता हूँ कि इनकी क्लास में शायद ही कभी किसी ने स्टूडेंट ने कोई सवाल पूछा। मैंने इनसे जब पढ़ा था 99 नवंबर में सीए स्टार्ट किया था मैंने, तो इनसे जब पढ़ा था तो इनकी शायद ही किसी क्लास में किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा होगा, बल्कि गालिबन कभी नहीं पूछा होगा, बस सर ही आके बोलते थे। और उस पूरे पढ़ाने में इतने ज़बरदस्त फ्लो वाले नोट्स होते थे कि पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और यहाँ तक है कि मैंने उसके बाद कई साल बाद, यानी ये 99 की बात है, तो 2004 मैंने एमई दोस्तों के साथ मिलके तो एमए इकोनॉमिक्स कर लिया। तो वाकई एमई कर लिया बल्कि तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं तो पढ़ाता भी अच्छा हूँ। मैंने खुद दोस्त के साथ, मैं और मेरा दोस्त, हम अकेडमी जाते थे पढ़ने के लिए। तो अब वो नहीं इनकी इतनी समझ आती थी, फिर मैं पढ़ाने लग जाता था। मतलब जब वो चले जाते थे मैं दुकान खोल के बैठ जाता था। तो पहले खुद किताब पढ़ता था, फिर उनको पढ़ा देता था। उनका यार आप ही पढ़ा दिया करें। तो वो मैं खुद भी पास हो गया, 2 लोगों को और भी पास करा दिया। तो एक एमए इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। तो उस एमए इकोनॉमिक्स में मुझे एक सब्जेक्ट में स्टैट्स की ज़रूरत पड़ी। ये 6 साल बाद की बात है। उसके दरमियान में कहीं स्टैट्स नहीं पड़ी थी। मैंने सर के पुराने नोट्स निकाले, रखे हुए थे संभाल के, तो उनको निकाल के पढ़ा और वो ऐसे था जैसे सर ने दोबारा पढ़ा दिया। यानी इतने फ्लुएंट नोट्स बने हुए थे। बड़े उस्तादों में से हैं मेरे भी, मैं मतलब जिनसे सीखा है ज़िंदगी में बहुत। तो इस नीयत के साथ, इस कोशिश के साथ मैं नोट्स तो बनवाऊंगा, कोशिश पूरी करूंगा कि डिटेल नोट्स बनाऊं। समझाने की भी बहुत कोशिश करूंगा। कोशिश करता हूं कि जो बिल्कुल एवरेज या शायद बिलो एवरेज आईक्यू वाले बच्चे भी हैं उनको भी मैं पढ़ा के वो भी पास कर सकें। ये बेटा मेरी एफर्ट है। सिर्फ इस एफर्ट से आप पास नहीं होंगे, आपको खुद भी बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। आपको खुद एफर्ट क्या करनी पड़ेगी? लेक्चर्स सारे ध्यान से अटेंड करें, होश में बैठें, क्योंकि इतने रश में बैठ के इधर उधर होश इधर उधर हो ही जाता है। मतलब इतना रश होता है ना, तो एक के ख्याल दूसरे को आ रहे होते हैं, तो आपने फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आपका काम है, आपकी करने वाली कोशिश ये है कि आपने ध्यान से बैठ के लेक्चर्स पूरे सुनने हैं, अच्छी तरह उनको नोट भी करना है, घर जाके उसको पढ़ना, क्लास वर्क, होमवर्क, टेस्ट, ये सारा सिस्टम आपने फॉलो करना है। सिर्फ क्लास में बैठने की बरकत से नहीं हो जाएंगे आप पास, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, आप मेरी बात माने क्यों? सब लोग तो नहीं जानते होते, और पहले मैं मशहूरी करता भी नहीं था, लेकिन लास्ट सेशन में ये रियलाइज़ हुआ कि मशहूरी बतानी चाहिए, तो अब मैं फिर बताना शुरू कर दी है। पिछली FR2 में भी बता रहा था, तो आपको भी थोड़ा इश्तिहार चला देता हूँ। पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 10-12 साल से फुल टाइम पढ़ा रहा हूँ, और डिस्टिंक्शन अल्लाह ने बहुत सारी दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। FR2 में 4 गोल्ड मेडल, 4 सर्टिफिकेट्स हैं। कॉस्ट के अंदर 5 या 5 हैं मेरे ख्याल में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स हैं। FR1 में 5-6 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट हैं। BFD फाइनल का पेपर है, उसमें 2 गोल्ड मेडल, 2 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट हैं। रिपोर्टिंग अभी पिछले साल से पढ़ानी शुरू की है। यानी टोटल मिला के कुछ 6 गोल्ड मेडल और 15-16 सर्टिफिकेट्स हैं। और इसके अलावा एक कैफ में चीज़ हुआ करती है, ओवरऑल गोल्ड मेडल। जो बच्चा कैफ में पूरा सारे सब्जेक्ट्स में ओवरऑल टॉप करता है ना, उसको एक गोल्ड मेडल मिलता है। तो अब अगर कैफ के न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स वो मुझसे ही पढ़ रहा है, 3-4 मुझसे पढ़ रहा है, तो उसमें भी कंट्रीब्यूशन तो हो गई। वो भी गिनना शुरू करें तो वो भी कोई 25-26 तक चली जाती है। ये बताने का मकसद ये था कि आप सही दुकान में आ गए हैं।
और जो मैं खुद स्टूडेंट था जब, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट भी बहुत अच्छा था, जो पैक से पढ़ा है मैंने सारा, ये जो कैफ है उस वक्त सी इंटर होता था, तो उस वक्त मैं क्लास टेस्ट, टर्म टेस्ट वगैरह का टॉपर ही था, हर सब्जेक्ट का टॉपर था। तो जो आपको नसीहतें करूँगा वो आजमाई हुई भी होंगी, यानी खुद एज अ स्टूडेंट भी वो आजमाई हुई बातें, वरना होता ये है कि बच्चे बाद का टीचर की बात को ऐसे समझ रहे होते हैं जी, खुद चूँकि अब स्टूडेंट नहीं है तो उनको क्या पता, तो वो मेरे अपने आजमाए हुए तरीके भी होंगे। अच्छा, ये तो मेरी थोड़ी सी पहचान हो गई। बाकी आपके लिए एक जो पहले दिन में जिसका इस्तेमाल किया करता हूँ बात का, इंसान के अंदर ना ख्वाहिशें तो होती हैं बहुत ज़्यादा, दुनियावी एतबार से भी मैं बात कर रहा हूँ भी। आप चूँकि जवान हैं तो आपकी कई जायज़ हलाल ख्वाहिशात की बात कर रहा हूँ। तो जो आपकी जायज़ हलाल ख्वाहिशात हैं, आप जवान हैं चूँकि, उनमें से एक जायज़ हलाल मुनासिब ख्वाहिश ये भी है कि आप लोगों की अभी एज 18, 19, 20, 21, 22 साल की रेंज में होंगे आप लोग, कि अभी जो अगली ज़िंदगी है, जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ होगी, मैरिड लाइफ होगी, ये अच्छी स्टेबल लाइफ हो। इसी की कोशिश के लिए आप यहाँ पढ़ाई के में अपने 6, 7, 8 घंटे लगा रहे होते हैं। अपनी जवानी के आप लोग सुबह से लेके शुरू करेंगे और रात रात तक पढ़ते रहेंगे, तो आप किसी वजह से ही यहाँ मेहनत करने के लिए आए होते हैं। आपने 5-6 साल, किसी को पढ़ने का बहुत शौक हो तो 7, 8, 10 साल, 12 साल भी लग सकते हैं। तो ये आप अपनी जवानी के लगा रहे हैं, और इस सब के पीछे इरादा ये है, ख्वाहिश ये है कि आपका अच्छा कैरियर बन जाए, रिस्पेक्टेबल कैरियर है, और हलाल कमाई के भी बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं। यानी कुछ बच्चों को ये भी कंसर्न होता है कि सीए प्रोफेशन ही शायद हराम है, तो ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हलाल ज़राए मौजूद हैं, हराम ज़राए तो हर जगह होते हैं, वो तो हर जगह पर बुरे लोग मौजूद हैं। तो आप इस बात पे बेफिक्र होके मेहनत यहाँ पर करिए, और आप अपना कैरियर बनाने आए हैं। और आप में से मेजॉरिटी लोग, मेजॉरिटी उन घरानों से हैं कि जिनका आपके अलावा कोई ऐसा फाइनेंशियल सेटअप नहीं है कि आप उसमें जाके एडजस्ट हो जाएं। कोई ऐसा स्टोर नहीं है, कोई ऐसी बड़े बिजनेस नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है जो आपने जाके संभालनी हो, बस वो फैक्ट्री आपका इंतजार कर रहे हो। आप में से मेजॉरिटी लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर घरानों से हैं, जिनकी पूरी, जो आपके वालिदैन की पूरी मैक्सिमम जो कोशिश थी वो यही थी कि आपको बस यहाँ तक पहुँचा दिया। बल्कि आप में से कई तो ऐसे भी होंगे कि जिनके वालिदैन की बस यहीं तक पहुँच थी, सी फैब में आपको सपोर्ट करने के लिए वो नहीं शायद अवेलेबल होंगे। उनकी जितनी जमा पूंजी थी, उनकी जो मैक्सिमम एफर्ट थी, वो आप तक लग चुकी हुई है। कई ऐसे भी हो सकते हैं जिनके छोटे बहन भाइयों का फ्यूचर भी आपसे लिंक हुआ है, क्योंकि अब्बा के लिए आप एक वाहिद खिलाड़ी थे, उन्होंने आप पे खेल लिया। जितना पैसा अरेंज हो सकता था हो गया। बल्कि मैं एक शेर सुनाया करता हूँ हर क्लास में, मेरी कोशिश होती है कि हर क्लास में हर क्लास मतलब हर सेशन की पहली क्लास के अंदर, ये मुझे एफएससी में मेरे टीचर ने सुनाया था, और शेर व शायरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने इसको अपनी किताब पे लिख लिया था, फिर ज़िंदगी का हिस्सा बन गया कि हर सेशन की पहली क्लास में मैं ये सुनाया करता हूँ। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। जब आप लोग, आप में से कई लोग हैं जो लाहौर से बाहर के हैं, कितने हैं जो लाहौर से बाहर के हैं? बहुत सारे लोग हैं। तो आप जब यहाँ पहुँच गए हैं, हॉस्टल में रह रहे होंगे, कोई फ्लैट लिया होगा, या अपना घर है किसी का। ये जितने लोग लाहौर नहीं, जो लाहौर से बाहर आए हैं उनकी बात, बाहर से जो आए हैं, वो अपनी कोठी है यहाँ पर जिसमें 10-20 नौकर चाकर आपके खिदमत के लिए तैयार हैं। है ऐसा कोई एक नाश्ता करा रहा है, एक छोड़ने आ रहा है? नहीं, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आप फ्लैट में रह रहे होंगे, वहाँ खाना पीना भी आपने खुद करना है, या अगर हॉस्टल में खाने का इंतज़ाम है तो वो ऐसा है कि उसमें आप हफ्ते 10 दिन बाद डॉक्टर से मुलाकात करनी पड़ जाती है आपको, या कुछ लोगों ने इससे तंग आके कि कहाँ कौन खाना अरेंज करेगा, बाहर से खाना शुरू कर दिया हुआ है। खाने के बड़े मसले होते हैं हॉस्टल्स के अंदर। फिर उसके अलावा सफाई का मसला है, कपड़े धोने का मसला है, ये बहुत सारे मसाइल हैं। आप इन मसाइल को कवर करेंगे तो पैसे ज़्यादा लगना शुरू हो जाएंगे। हॉस्टल में 1 महीना गुजारना पैसों के एतबार से तकरीबन कितना कॉस्ट करता है एवरेज? अच्छे बुरे हॉस्टल सब एवरेज अगर कर लें 30,000, चले 25,000 कह देते हैं, 25,000 कह लेते हैं, जिसमें आपका कॉलेज आना जाना, चिंची का भी तो करा लेना, चिंची वाले ने किराया लेना है,
हैं, वो चिंची का किराया है, फिर उसके अलावा आपने वहाँ रहना उसका किराया है, खाने पीने का खर्चा है, ये सारे खर्चे हैं। महीने का 25,000 हो गया जी। और आप एक अटेम्प्ट के अंदर, अब नई स्कीम में तो खैर 3 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद पुराने लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है रूल, सब पे एप्लीकेबल है। अच्छा चले, जनरल बात हो जाएगी। 2-3 पेपर आप लोग पढ़ रहे हैं, एक सेशन में 2-3 पेपर कॉस्ट पढ़ा रहा हूं ना, तो आपको मैं कॉस्टिंग करके दे रहा हूं। 3 पेपर पढ़ रहे हैं, चले, एक महीने का हो गया 25,000, और आप 4 महीने तो हॉस्टल में रहेंगे। उसके बाद हो सकता है कोई एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी हॉस्टल में रहे, क्योंकि घर पढ़ा नहीं जाता होगा, तो वो एग्जाम वाला महीना भी डाल लें। नहीं तो चलो कम से कम 4 महीने डाल देते हैं। कितने हो गए थे 4 महीने के? 25,000 के हिसाब से 1 लाख रुपए। फिर आपने कॉलेज की फीस भी दी है, और 15 से 20,000 अगर एक सब्जेक्ट की फीस रखी जाए, 3 पेपर आप पढ़ रहे हैं, 50-60 हज़ार आपके कॉलेज की फीस हो गई। कितने हो गए? 1,60,000। एग्जाम की फीस कितनी आई कैब की? 10,000 पर पेपर, 3 पेपर्स की, ठीक है, 10,000 वो हो गए, 1,70,000 हो गए। और अभी इसमें मैंने स्टेशनरी नहीं शामिल की, स्टेशनरी भी शामिल करें, आपकी फोटोकॉपीज़ होंगी, और पेन, कैलकुलेटर वगैरह, रजिस्टर वगैरह लेने, ये सब मिला के कोई 5-10 हज़ार और लगा लें, तो तकरीबन कोई 1,80,000 कह लें कि आपको एक सेशन कॉस्ट कर रहा है। अब इस 1,80,000 को 6 महीने में डिवाइड करें, 30,000 हो गया। 30,000 रुपये महीना, 30,000 रुपये महीना आप अपने पेरेंट्स को कॉस्ट कर रहे हैं। ये जो बच्चे होते हैं ना, ये जब वालिदैन के पैसे खर्च कर रहे होते हैं, इनको एक बात का एहसास नहीं हो रहा होता। मैंने भी अपने घर में एक रिसेंटली एक्टिविटी की, वो बच्चों का एक परफॉर्मेंस चार्ट बनाया, और उनको कहा जी ये पॉइंट्स हैं, और ये परफॉर्मेंसेस हैं, इनके इतने मार्क्स लगेंगे रोज़, और ये जो मार्क्स हैं ये रुपए हैं, तो महीने के एंड पे एक रिपोर्ट बनेगी, तो फिर तुम बहन भाइयों ने जितने जितने पैसे अर्न कर लिए वो इस्तेमाल कर लेना। अब उससे होगा कि वो, उनको मैंने कह दिया अर्न करो और अपने मर्जी से चीज़ें खरीद लो। अच्छा, मेरे बच्चों को बुक्स का बहुत शौक है, बुक्स खरीदते हैं बहुत, तो अब तक बुक्स मैं ही लेके देता था। अब परसों जब बुक्स लेने गए, तो अब उन्होंने बुक्स ले ली। जब मैंने बुक्स उनको ले दी, तो मैंने कहा कि ये तो तुम्हारे पैसों की बुक्स हैं। हमारे पैसों की है? तो पहले बताते, मैं एक बुक लेते। मतलब मैं आपको एक बता रहा हूँ, इंसान है ना, बाप के पैसों की समझते थे तो 3 बुक्स ले ली, 4 बुक्स ले ली। अब जब मैंने कहा कि तुम्हारे पैसों की है, वो पहले बताते एक बुक ले लेते। तो बच्चे जो है ना, अपने वालिदैन का पैसा जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनको एहसास हो नहीं रहा होता, क्योंकि नेचुरल सी बात है, नहीं होगा एहसास, अभी उस तक पहुंचे नहीं है। तो मैं आपको जो कैलकुलेशन करके दे रहा हूं, महीने के 30,000 रुपए पर मंथ, 30,000 रुपए, और चूंकि मेजॉरिटी मिडिल क्लास घराने से है, तो आप इस 30,000 की कॉस्ट देख लें कि वालिदैन को इस 30,000 महीने का अरेंज करने के लिए कहाँ कहाँ कितनी कितनी एफर्ट्स करनी पड़ रही होंगी। और अगर एफर्ट्स की एक लिमिट है कि उससे ज़्यादा वो एफर्ट नहीं कर सकते, अब अगर वो ज़्यादा कमा ना पाए, तो आपके 30,000 पूरे करने के लिए फिर क्या करेंगे हैं, और क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। और एक लेवल से ज़्यादा अर्न नहीं कर पा रहे, अब आपको भी 30,000 अरेंज करके देने, तो क्या करेंगे हैं? नहीं कर पा रहे ना, अर्न करने की लिमिट खत्म हो गई, उधार पे चली जाएगी बात उधार पे चली जाएगी। और इसको अगर कंसिस्टेंटली अगर देखा जाए, तो बाकी खर्चे कट कर रहे होंगे, बाकी खर्चे कट कर रहे होंगे। अब आप यहां पर अवेलेबल, आपको रिहाइश दे दी गई, आपको यहां पर रहने आने जाने के लिए, और वालिदैन ने आपको शायद ये भी कह दिया कि जी हर हफ्ते ना आना, 2 महीने बाद आ जाना, उसमें यकीनन किराए का भी एक एलिमेंट हो सकता है। फिर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, वरना अम्मा के लिए ना आसान नहीं होता। आपको बेशक अपनी अम्मा अच्छी ना लगती, लेकिन आपकी अम्मा को आप बड़े अच्छे लगते हैं, और माँ के लिए आसान नहीं होता कि आप लोगों को दूसरे शहर भेज दिया जाए। ना सिर्फ ये कि उदासी का एलिमेंट है, बल्कि सिक्योरिटी का बड़ा एलिमेंट है। माँ बाप को ये इस चीज़ का अंदाजा है कि जब अपने औलाद को अपनी नज़रों से दूर किया हुआ है, तो बड़े अजीब अजीब खदशात आ रहे होते हैं। ये मसला ना हो गया हो, पता नहीं कैसे खाना पीना कैसे हो रहा होगा,
फलाना मसला ना हो रहा हो, ये सारी वो परेशानियां जिसको आप मॉनेटरी वैल्यू नहीं दे सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेरी अम्मी जो है वो इस सेशन के अंदर कोई 75,000 की परेशान हुई है, आप उनकी परेशानी को पैसे नहीं लगा सकते, ये परेशानियां अलहदा हैं। तो वो जो आपको यहां पर सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, अगर अर्न नहीं कर पा रहे तो खुद अपने खर्चे कम कर रहे होंगे। अच्छा, जब खर्चे कम कर रहे होंगे तो वो खर्चे पहले तो कोशिश करेंगे कि अपने खर्चे कम करें, यानी अपना खाना पीना पहनना, और नहीं मैनेज होगा तो फिर आपकी ये जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है ये छोटे बहन भाइयों पे भी आनी शुरू हो जाएगी। चलो यार, छोटे को ये काम नहीं करते क्योंकि बड़े की फीस देनी है। ये वो चीज़ें हैं जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। अगर आप अपने घरों में गौर करेंगे तो आपको ये चीज़ें नजर आएंगी, ऐसा घरों के अंदर हो रहा होगा, हुआ होगा। अब आप लोग सिर्फ अपना कैरियर बनाने नहीं आए यहां पर, अब आप बहुत सारे लोगों की उम्मीदें लेके आए होंगे, बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां लेके आए होंगे। ये जो हम, जब पाकिस्तानी टीम मैच हार जाती है और बुरी तरह हारती है तो ज्यादा दुख होता है। दुख किस बात का हो रहा होता है भाई? वो अपनी मर्जी है उनकी, खेलना है खेले, नहीं खेलना ना खेले, उनकी अपना कैरियर है। तब वो खिलाड़ी जो वहां खेलने गए हैं, सर आसिफ अली हो गए और सर हैं लॉर्ड आदम खान हो गए, अब ये जो सब बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ये अपना कैरियर ही खेल रहे हैं ना खेलें ना जीतें, हमें क्या तकलीफ है भाई? हमें क्या तकलीफ हो रही है? वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे जज्बात जुड़ गए उनके साथ, हम एज अ पाकिस्तानी उनको देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो जब टीम जीतती है तो हमें खुशी महसूस हो रही होती है। ये आप कोई बड़ा टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप वगैरह हो, जैसे आज तक हम वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को लेके चल रहे हैं, कितने 4 साल हो गए इस बात को ये हमारे लिए एक फख्र की वजह बन गई, क्योंकि वो पूरी कौम को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो बात सिर्फ उनकी जाती जिंदगी तक नहीं रह जाती। फिर इसी तरह से वो 11 वो होते हैं जो 11 लाख की जगह वो 11 सिलेक्ट हुए होते हैं, वरना 11 लाख होंगे जो उस टीम में सिलेक्ट होने की कोशिश करते रहे होंगे, पोटेंशियली भी अच्छे होंगे, लेकिन समहाउ सिस्टम की वजह से वो नहीं पहुंच पाए होंगे। तो वो जो 11 लाख सिलेक्ट नहीं हो पाए वो भी कह रहे होते हैं भाई हमें भेज देते अगर तुमने ऐसे करना था तो लोगों के जज्बात, उनकी खुशियां, उनकी कुर्बानियां, ये सब उनसे लिंक्ड होती हैं। चलो ये तो एक खेल हो गया ना, ये तो हमारी एक बेकार का जज्बातीपन है। फौज की बात कर लेते हैं, जो बॉर्डर पे फौज लड़ रही है, अब वो एक इंडिविजुअल को अगर देखा जाए, वो फौजी है भाई, उसका नहीं दिल कर रहा उस दिन लड़ने का, उनका जिंदगी उसकी अपनी सोच है, नहीं दिल था उस दिन लड़ने का, तो बस खैर है, ठीक है, मतलब उसका जंग लगी है और फौजी ने कहा मेरा दिल नहीं करा लड़ने का, मेरी अपनी जिंदगी है मतलब आप कौम बन के देखें कि जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बॉर्डर पर लड़ने गए हैं, और अगर वो उस दिन अपनी जात को देख लें तो फिर उनको तनकीद का निशाना ही बनाया जाएगा ना। पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस को तनकीद का निशाना बनाया जाता है क्योंकि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जब रिप्रेजेंट कर रहा होगा कोई किसी कौम को, किसी मकसद को, कोई कुर्बानियां उसके पीछे होंगी, तो फिर वो सिर्फ अपनी जात तक महदूद नहीं रह जाएगा। बड़ी मुश्किल बातें करनी शुरू कर दी मैंने। आप अब एक आम ऐसे इंडिविजुअल नहीं हैं कि जिसकी अपनी जिंदगी है, चाहे तो वो पढ़ ले चाहे ना पढ़े, आपके पीछे आपकी पूरी फैमिली की सपोर्ट, कुर्बानियां मौजूद हैं। अगर आप अपनी सिर्फ जात के लिए सोचेंगे, आवारागर्दी करने चले गए, भाई नहीं दिल करा, नहीं मुझे पसंद पढ़ाई, तो फिर आप खुदगर्ज हो जाएंगे, फिर आपसे एफर्ट नहीं की जाएगी। मैं आपको जो इतनी जज्बाती बातें लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो आपका एहसास है ना कि वालिदैन के महीने के 30,000 रुपए खर्च हो रहे हैं और उनकी इतनी उम्मीदें लग रही हैं, ये आपको एनर्जी देंगी। इसलिए इस बात को सोचिए, इस बात का एहसास अपने अंदर रखें कि आपके वालिदैन की पूरी सपोर्ट है, आपके वालिदैन की तरफ से आपको पूरी कुर्बानियां दी गई हैं। तो आप में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने जाके अपने पूरे गांव को अपलिफ्ट करना होगा, जाके ऐसे इलाके से आए होंगे जहां पर पूरे गांव के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा। आप हैं जो अपनी मेहनत के साथ, आपको मौके मिलते गए, अल्लाह ताला ने आपको मौके दिए और आप यहां तक पहुंचे। आप में से ऐसे भी लोग भी हो सकते हैं। ऐसे मेरे स्टूडेंट्स में, आर्टिकल फेलोज में ऐसे लोग रहे हैं कि जो अकेले ही अपने गांव से निकला
और फिर अपने पूरे गांव की उसने अपलिफ्टिंग की कोशिश की, वहां पर जाके तालीम की आम किया, वहां के लोगों को वहां से निकाल के लाया, वहां के बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट करना शुरू किया। ऐसे इलाकों से भी आप लोग हो सकते हैं। तो आप एक पूरी कौम, पूरे गांव, पूरी फैमिली के जज्बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। ये अब आप जहां बैठ गए हैं ना, अब आपकी बात सिर्फ आपकी जात तक नहीं रह गई। तो इसलिए जब तक आप ये चीजों को फील नहीं करेंगे, आप फिर मोटिवेटेड नहीं होंगे। हाँ, इसमें कंट्रोल भी, बैलेंस भी रखना है। ये ना हो कि ये इतना प्रेशर डाल दे आप लोगों पे कि किसी का दिमाग फट जाए, ऐसा भी नहीं है। इतना प्रेशर भी नहीं लेना, लेकिन क्या कहते हैं उसको, मुझे लफ्ज भूल गया, लिहाज ना करने वाला, बद लिहाज नहीं होना आपने अपने वालिदैन की। आप लोगों को आपके वालिदैन की कुर्बानी, और चूंकि हम कॉस्ट का पेपर पढ़ रहे हैं तो वो न्यूमेरिक्स आपके सामने लाने जरूरी थे। तो जब तक बेटा आप डेडिकेशन के साथ एफर्ट नहीं करेंगे, आप उन उम्मीदों, उन कुर्बानियों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे होंगे। और इसी से कनेक्टेड एक और बात, खास तौर पे लड़कियों के लिए, अमूमी तौर पे लड़कों के लिए भी, वालिदैन की इज्जत, उनका लिहाज, उनका मुकाम, ये आप लोगों के सर पे होता है। और आप लोग चूंकि जवान हैं, अक्सर घरों से दूर हैं, तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, कुछ ऐसी बेकार कामों में इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आपको अंदाजा नहीं होगा कि उसका, आपकी जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपको अमानतदार बना के यहाँ भेजा हुआ है, उनकी इज्जतें उछालने वाले बन जाएंगे। इन कामों में ना पड़ना, क्योंकि मिक्स इन्वायरमेंट है, सारे लड़के लड़कियां भी पढ़ते हैं, फिर आगे आर्टिकल में भी इस तरह का इन्वायरमेंट होगा। तो इसको आपने खुद ही अपने आप को कंट्रोल रखना है, क्योंकि आप अपने पूरे फैमिली, अपने वालिदैन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपनी हरकत आप तभी कंट्रोल रख पाएंगे जब आप मोटिवेटेड होंगे कि आप यहाँ पर आए क्यों। ये बार बार सोचते रहें कि आप यहाँ पर बैठे क्यों हैं, आप कितनी कुर्बानियों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये सोचते रहेंगे, इस बात का एहसास रखेंगे तो मोटिवेटेड रहेंगे, नहीं रखेंगे तो आप बह जाएंगे इधर उधर। अच्छा, ये तो हो गई थोड़ी ज़्यादा जज्बाती नसीहतें। अब मैं थोड़ा सा अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बात बताता हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका ये होगा कि जैसे एक तो मैं पहले ही बता चुका, लेक्चर नोट्स मेरे लिए बहुत कीमती हैं। लेक्चर नोट्स मैं आपको कुछ चीज़ें ज़बानी भी लिखवाऊंगा, ज़्यादातर चीज़ें बोर्ड पे होंगी, यानी मैं आपको कोई नोट्स नहीं दे रहा हूँगा, बोर्ड पे और ज़बानी मेन ये होगा। हाँ, कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे एक चैप्टर है वेरिएंस एनालिसिस, उसके फार्मूले बहुत थोड़े थोड़े से फर्क के साथ मिलते जुलते फार्मूले हैं, वो मैं रिस्क नहीं ले सकता कि बोर्ड पे लिखूं, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिखूंगा कुछ और, आपको नजर कुछ और आएगा, अपने रजिस्टर तक जाते जाते वो बदल चुका होगा। तो वो इतने सेंसिटिव फार्मूले हैं कि उसमें ए बी सी इन चीजों के फर्क चीज बदल देंगे, उसके नोट्स दूंगा मैं आपको। अदरवाइज बाकी मैं आपको बोर्ड पे लिख के और जबानी बता रहा हूँ। तो लेक्चर नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के लिए मैं वैसे तो मुझे इस बात पे क्रिटिसाइज ही किया गया है कि आप राइस की बुक को डिस्करेज कर रहे होते, लेकिन बहरहाल मैं तो आपके लिए बात बताऊंगा। मैं राइस की बुक आपको कह नहीं रहा कि आप लें, आपकी मर्जी है अगर आप लेना चाहें। मेरे लिए उसमें से कीमती क्या है, मेरे नज़दीक उसमें से मुझे बस पास्ट पेपर्स चाहिए, यानी मैंने बस पास्ट पेपर्स को यूज करके प्रैक्टिस करानी है। काफी सारे सवाल जो साथ साथ खुद बना रहा हूँगा वो तो होंगे, वो अलहदा हैं, लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए मुझे बस पास्ट पेपर्स चाहिए। ऑनलाइन वालों के लिए मैं एक काम ये करूंगा कि ऑटम 9 से लेके स्प्रिंग 21 तक जिनके सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, ये आपके, मैं ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूं, आपके कोर्स में मैं ये प्लेस कर दूंगा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। और ये जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, अगर वो सॉफ्ट कॉपी लेना चाहें तो सॉफ्ट कॉपी ले लें। मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, कई बच्चों ने ना मेहनत करके तो एक पूरी फाइल बनाई हुई होती है, उस पूरी फाइल के अंदर सारे पास पेपर्स उन्होंने डाल दिए होते हैं। ऐसी भी कहीं हो तो कोई शेयर, बेशक ग्रुप में शेयर कर लेना। पांच पेपर्स आपके पास होने चाहिए। आप चाहें इसकी सॉफ्ट कॉपी रखना, सॉफ्ट कॉपी रख लें। सॉफ्ट कॉपी में मुझे सिर्फ मसला ये होता है कि आप मोबाइल जब देख रहे होते हैं और फिर ऊपर से जब एक नोटिफिकेशन आती है तो फिर आप कहीं से कहीं निकल जाते हैं, तो मोबाइल में सिर्फ ये नुकसान है पढ़ने का। अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहें
फोटोकॉपियर के पास चले रखवा देंगे, आप हार्ड कॉपी ले लें, कहीं और से किसी ने प्रिंट निकलवाना है कहीं और से प्रिंट निकलवा ले, सॉफ्ट कॉपी रखने हैं आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे लिए पास्ट पेपर्स जो प्रैक्टिस मटेरियल है, राइस की बुक में पास्ट पेपर्स भी होंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सवालों में बीच में गलतियां भी थी, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप लाजमी बुक लें। हाँ, कुछ बच्चों को शौक होता है जी बुक की शक्ल में होना चाहिए, ले लें आप राइस की बुक, उसमें पास्ट पेपर्स होंगे, करवाने मैंने पास्ट पेपर्स, मैंने प्रैक्टिस पास्ट पेपर से ही करवानी है। कुछ के सोल्यूशन जिनसे मैं इख्तलाफ करता हूँ आई कैप के सोल्यूशन से, वो मैं आपको अपने सोल्यूशन दे दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स ही की प्रैक्टिस है। इसके अलावा आपने खुद अपने तौर पे कुछ पढ़ना हो तो आई कैप स्टडी टेक्स्ट पढ़ लेना जब आएगा, रिक्वायर नहीं कर रहा। हाँ, उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी छोटी मोटी जो आपसे थ्योरेटिकली पूछी जा सकती हैं, वो मैं आपको साथ साथ मार्क करवाता जाऊंगा आई कैप की बुक से। राइस की बुक में भी होंगी, ठीक है, जिसने राइस की बुक ली होगी वो वहां से कर लेना, लेकिन मैं स्टैंडर्डाइज किया होगा आई कैप की बुक को, तो वहां से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में से ये पॉइंट याद कर लें, फलाने चैप्टर में से ये पॉइंट याद कर लें। पहले 2 चैप्टर होते थे बड़े ठीक ठाक थ्योरेटिकल रट्टे वाले, वो अब निकाल दिए हुए सिलेबस से, तो अब वो रट्टे वाले चैप्टर्स नहीं है। हाँ, हर चैप्टर में से थोड़ी थोड़ी चीजें हो सकती हैं याद करने वाली, तो वो मैं आपको आई कैप की बुक से साथ साथ मार्क करवाता जाऊंगा, लेकिन ये ज्यादा नहीं होंगी, थोड़ी सी होंगी। मेन यही है, मेन चीज ये है। और चूंकि मैंने नोट्स अपनी तरफ से तो कोशिश करनी है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत स्ट्रक्चर्ड नोट्स बना के दूं, लेकिन वो आपके पास भी स्ट्रक्चर्ड ही रहे। ये ना हो कि एक हर दिन को 3 पेजेस वहां से ले आए, कुछ छोटे भाई की पेज कॉपी में खाली थे वहां से फाड़ के ले आए, उसके बाद पता नहीं पेजेस किधर रुल रहे हैं। ये काम नहीं करना। या तो प्रॉपर रजिस्टर बनाएं, या अगर लूज पेजेस भी रखने हैं तो फिर घर में जाके उसको फाइल में लगाएं। मैं तो ऑर्गेनाइज नोट्स बनवा दूंगा, आप भी तो उनको ऑर्गेनाइज तरीके से रखें ना, तो इसलिए लेक्चर नोट्स सबसे कीमती चीज होगी आपकी। बाकी जैसे जैसे पढ़ाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पढ़ाने का स्टाइल क्या है। ज्यादातर जो सवाल हैं वो मैं इन्हीं में से करा रहा हूँगा, लेकिन अभी शुरू में मैं जैसे मैंने कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो मुझे रिवाइज करवाना पड़ेगा, फिर इन्वेंट्री है वो मुझे कराना पड़ेगा, तो उसके सवाल एज सच इनमें तो नहीं होंगे क्योंकि ये तो कॉस्ट के पास पेपर्स हैं। उनके सवाल फिर मैं कॉपियर के पास रख दूंगा, यानी कल से मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा, उसके सवाल मैं कॉपियर के पास रखवा दूंगा। होंगे वो FR 1 वाले सवाल, यानी अगर आपको लगता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको बड़ी अच्छी तरह आता है तो उसकी प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, मर्जी है आपकी, ना करें, लेकिन मैंने चूंकि वो रिवाइज करवाना है तो मैं उसके सवाल कॉपियर के पास रखवा दूंगा। इसी तरह इन्वेंट्री है, उसके पास पेपर्स इसमें तो होंगे नहीं क्योंकि वो तो FR 1 में होता था, पुराने मॉड्यूल B में होता था, तो उसके भी फिर मैं सवाल कॉपियर के पास रखवा दूंगा। उसके अलावा बाकी सब पास पेपर्स में प्रैक्टिस मटेरियल हो जाएगा। ग्रिड इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं ग्रिड है क्या, तो मैंने एक्सप्लेन कर क्या देनी। मैं आपको जो मर्जी बता दूं ग्रिड ये ऐसी है, तो आपको क्या लगे कि 15 चैप्टर हैं कि 18 चैप्टर हैं, आपने तो बस साथ साथ पढ़ना ही है। तो इसलिए मैं ग्रिड अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। वो FR 2 में एक बच्चे ने कहा था ग्रिड, तो मैं ग्रिड अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आप थोड़े से कॉस्ट में पुराने हो जाएं, थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझ आनी शुरू हो जाए, ये यकीन आ जाए कि हाँ आप कॉस्ट पढ़ रहे हैं, फिर उसके ग्रिड में ज़रूर शेयर कर लूँगा। और अब एक स्पेसिफिक नसीहत ऑनलाइन वालों के लिए कि ऑनलाइन वाले लोगों को एक ज़्यादा मसला ये होता है, जो आप में से जो बैठे हुए हैं उनमें से अगर किसी ने ऑनलाइन क्लास ली हो, कि लेक्चर्स टाइम पे नहीं ले पाते और वो फिर पाइलअप होता जाता है और फिर आखिरी महीना आ गया होता है और 2.5 से ज़्यादा स्पीड की उसमें ऑप्शन नहीं होती, तो जब 2.5 पे चलाते हैं और लेक्चर्स फिर भी पूरे नहीं हो पा रहे होते और फिर कहते हैं जी पेपर की तैयारी सही नहीं हो सकी। तो इस मसले का हल सिर्फ ये है, और आप ये खुद भी इसको अमल करें और अपने घर वालों को भी बताएं, कि जैसे आप क्लास में आते एक टाइम होता और अपने बाकी सारे काम आगे पीछे करके क्लास के लिए आते और यहाँ बाकायदगी से 1.5 घंटा बैठते, क्योंकि अभी आप जो यहाँ क्लास में बैठे हुए अभी तो नहीं किसी को घर से फोन आ रहा होगा ना बेटा वो दही ला दो जरा, अभी तो नहीं आ रहा है ना। हाँ, घर जाएंगे तो अलग काम है, अभी आपको घर से इस तरह की डिस्टर्बेंस नहीं आ रही। तो घर में जब लेक्चर्स ले रहे होते हैं तो अपने घर वालों को भी बताइए कि एक टाइम आप सब मिलकर डिसाइड कर लें, उस टाइम पे आपने बाकायदगी से रोज लेक्चर्स लेने, आपके घर वालों को भी पता हो कि हाँ ये उसके लेक्चर लेने का टाइम है ये और प्रोवाइडेड कि आप उसमें लेक्चर ले रहे हो,
पता लगे घर वालों ने कहा अच्छा जी 1.5 घंटा बैठा बच्चा अंदर कुछ कर रहा है, लेक्चर ले रहा है, बच्चा कुछ और ही कर रहा है। तो आपने लेक्चर्स लेने हैं एक पूरे टाइम टेबल के मुताबिक। अगर इस तरह चल लेंगे तो फिर ये मसला नहीं होगा एंड पे जाके कि लेक्चर्स पेंडिंग होंगे। तो आप अभी से एक पैटर्न बना के, रूटीन बना के, टाइम टेबल बना के उसके मुताबिक लेक्चर्स लीजिएगा। अब सबके लिए, चूंकि ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा, सवाल आपको जो भी हो पूछिएगा। जब ज़्यादा बड़ा मजमा होता है ना, कम लोगों में ज़रा थोड़ा सा हिम्मत आ जाती है, ज़्यादा लोगों में हिम्मत नहीं आती। स्टूडेंट पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा होता। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि उसको लगेगा कि शायद सबको समझ आ रही थी, मुझे ही समझ नहीं आ रही थी। तो ये आपकी गलत फहमी है, किसी को भी समझ नहीं आ रही थी, सारे आप जैसे हैं। ये सोच के बैठे कि सारे आपके जैसे हैं। अब आप सवाल पूछेंगे और आप यकीन करें कि आप जो सवाल पूछेंगे ना, कई लोग आपको दुआएं देंगे कि यही सवाल मैं पूछना चाह रहा था लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब आप उसका सवाल कर देंगे तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो इसलिए सवाल पूछते हुए आपने परेशान नहीं होना, डरना घबराना नहीं। क्योंकि स्टूडेंट सवाल पूछते हुए क्यों घबरा रहा होता है, ये वजह होती है कि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं होगी, उसका एक्सेंट अच्छा नहीं होगा। तो आपको कौन सा यहाँ पर इंडियन आइडल में बुलाया? तब अगर नहीं आवाज़ अच्छी है तो क्या है, आपके अल्फाज आपको समझ आने चाहिए, मुझे समझ आने चाहिए। आप पूछें, किसी को लगता है कि मेरा एक्सेंट बड़ा ख़राब है, तो एक्सेंट ख़राब नहीं होता, डिफरेंट होता है। जैसे हम यहाँ लाहौर में बैठे हुए हैं, तो लाहौर में जो एक्सेंट इस्तेमाल होता है, जो KPK से बच्चे आएंगे, जो साउथ पंजाब से आएंगे, जो सिंध से आएंगे, बाकी जगहों से आएंगे, उनका एक्सेंट डिफरेंट होगा। तो वो डिफरेंट है, वो ख़राब नहीं है, उसमें शर्माने वाली क्या बात है। मतलब यहाँ पर अक्सर जो KPK के बच्चे होते हैं ना, उनकी चूंकि उनका मुज़क्कर मोनस बदल जाता है, तो अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कि जी हम सवाल पूछेंगे तो बच्चे हंसेंगे। एक तो जो हंसने वाले हैं उनको हंसने दें, क्योंकि जो भी डिफरेंट होता है लोग उसमें हंस रहे होते हैं। तो सवाल पूछने से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। और आपको अगर यह लग रहा होगा कि आपका सवाल बोंगा होगा तो कोई बात नहीं, सारे बोंगे हैं, आप पूछेंगे। अच्छा, अगर आपने पूछने की हिम्मत कर ली तो उसका इतना फायदा होगा कि आइंदा के लिए आपको हौसला बढ़ चुका होगा और आपके जो सीखने का दरवाजा वो खुल जाएगा। वरना अगर आपने पूछने की हिम्मत नहीं की तो आप सीखने का दरवाजा बंद कर देंगे। पूछने की क्या जरूरत है, बस ठीक है जो समझ आ रहा है ऐसे ही होता होगा, फिर सीखने का दरवाजा बंद कर दिए। तो इसलिए आपने पूछना है, पूछते हुए शर्माना नहीं है। हाँ, इतना मैं जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कि अपनी सुस्ती का इलाज मेरे से पूछने में ना करना। खासतौर पर ऑनलाइन वाले बच्चे काम करते हैं कि लेक्चर सुना होता है 2.5 पे, और वो भी बीच में स्किप भी करना शुरू कर देते हैं। अब जो बात लेक्चर में मैंने बताई है, खास तौर पे नोट लिखवाया कि ये बात लिखें, फिर चौथे दिन वही सवाल आ रहा होता, सर ये कैसे होता है? भाई नोट मैंने लिखवाया, 4 पेजेस पलट के देख ले। इसी तरह आप लोग जो यहाँ फिजिकल बैठे हुए हैं, आपको जो 2 दिन 3 दिन पहले पढ़ाया होगा और आपको सिर्फ ये मौत पड़ रही है कि कौन पेजेस पलटेगा, कौन जाके पेजेस पिछले देखे, सर आप ही बता दें, ये काम ना करना। पहले अपने लेक्चर नोट्स अच्छी तरह रोज देख के आना। और मैं एंगेज रखने के लिए कोशिश करूंगा कि रोज आप लोगों से जो पिछला पढ़ा होगा वो थोड़ा बहुत पूछता रहूं। अभी CFA 1 में मैंने एक काम किया था, तो वो बच्चों ने बड़ा उसको पॉजिटिव लिया और वो पढ़ना भी शुरू कर दिया बच्चों ने। तो मैं थोड़ा थोड़ा रोज पूछता भी रहूंगा आपसे जो कल पढ़ा था। तो आप लोग अगर ये मसला कि आप पढ़ते ही नहीं है, 4 दिन छुट्टी की, 5वें दिन आके मुझसे वो सवाल पूछ रहे हैं जो 2 दिन पहले पढ़ा चुका हूं, ये ना पूछना। वरना क्लास के दौरान कोई चीज समझ नहीं आई, पूछ लें, पूछने से नहीं शर्माना। और ऑनलाइन वालों से एक गुजारिश ये है कि आप जब ग्रुप में सवाल पूछें तो बड़े मेहरबानी उस ग्रुप में बाकी सवाल भी देख लेना। होता यह है कि ग्रुप में एक बच्चा मैसेज करता है और वो इतनी जहमत नहीं करता कि उससे पिछले मैसेज को देख ले। वो लास्ट टाइम कॉस्ट में काम हुआ, कॉस्ट में मैंने एक पॉइंट क्लास में डिस्कस किया, फिर वो सवाल लोगों ने पूछना शुरू किया और हर कुछ दिन बाद फिर वो सवाल पूछ रहे होते थे। मैंने पहले तो जवाब दिया, उसके बाद फिर मैं वो इशारा बना देता था वो मैसेज सेलेक्ट करके ना उसको टैग करके, तो मैं वो यही चलता रहा ग्रुप के अंदर। तो आप अगर बाकी मैसेजेस देख लेंगे तो हो सकता है आपका सवाल वहीं आंसर हो जाए। तो बाकी ग्रुप के मैसेजेस भी देखा कीजिएगा आप लोग। नहीं, ये मैं ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूँ, आप लोगों का नहीं व्हाट्सएप ग्रुप, ये मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। और हाँ चले, अब आप बताएं, आपने कुछ परेशानी पूछनी है, कोई तरीका, कोई और सवाल, कोई कन्फ्यूजन तो पूछें। फिर एक एंड पे कंक्लूडिंग नसीहत भी है, लेकिन उससे पहले आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें जी।
ये जो पास पेपर आप इनकी हार्ड कॉपी कह रहे हैं या सॉफ्ट कॉपी कह रहे हैं? देखें, सॉफ्ट कॉपी तो जहाँ तक ऑनलाइन स्टूडेंट्स की बात है उनको तो मैं वो फोल्डर प्लेस कर दूंगा। बाकी आप अगर सॉफ्ट कॉपी लेना चाहें तो आपस में एक दूसरे से शेयर हो सकती हैं चीज़ें। हाँ, ये भी कर सकता हूँ कि कोई ले आए USB ले आया करे, क्लास के बाद मुझसे कॉपी करा लिया करेगा। यहाँ तक भी यानी 1-to-1 तो मैं ऐसे कर दूंगा कि जो मेरे पास स्टूडेंट USB लाएगा वो मुझसे ले ले, मैं उसको कॉपी दे दिया करूँगा। बाकी फिर आपस में आप लोग शेयर कर लिया करना, क्योंकि फिजिकल क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता, बहुत मैस मच जाता है, वरना ग्रुप में शेयर कर देता, तो वो फिर आप लोग खुद ही उस तक पहुँच जाएँ। अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो वो मैं TA के पास रखवा दूंगा, आप वहाँ से कॉपी ले लीजिएगा। जी, मैं वहाँ TA है भी कोई क्लास में? नहीं, कोई नहीं है, तो मुझे कल फिर दोबारा याद करा देना, मैं उनको पास पेपर्स देखे ना तो फिर वहाँ हार्ड कॉपी रखवा दूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए पास पेपर्स। मैं आपसे पास पेपर्स ही कह के डिस्कस करूंगा, फलानी अटेम्प्ट के फलाने सवाल पे आ जाए, मेरे लिए प्रैक्टिस मटेरियल यही है। जी, और कोई सवाल? जी, आई कैप की मुझे अल्फाज समझ नहीं आए। आई कैप की पढ़ाई देखें, बुक तो में आई कैप की वो आपसे रिक्वायर ही नहीं कर रहा, कुछ टॉपिक भी जो मार्क करवाने होंगे तो हाँ वो चल जाएगी, बिल्कुल चल जाएगी। एक मिनट, एक बात याद आई, जो आप लोगों में से कॉस्ट का रिपीटर है, मैं थोड़ा दिल हल्का करने के लिए आपको बात बता दूं, बजटिंग सिलेबस से निकल गया है। जो आप में से कॉस्ट का रिपीटर है अगर कोई, बजटिंग सिलेबस में अब नहीं है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग सिलेबस में नहीं है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिलेबस में नहीं है, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग सिलेबस में नहीं है। अच्छा, वो क्या चीज़ है MFA में पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा आपको। वो कॉस्ट से निकल के MFA में आ गया है, बजटिंग जो है वो MFA में आ गया है। हाँ, अगर आपका BM पास है तो मौजें करें। हाँ जी, कॉस्ट पहले से आसान हो गई है। अच्छा, आप में से कई लोग, बल्कि सारे लोग तकरीबन, क्योंकि कॉस्ट में बैठे हैं तो मेरे ख्याल में इंट्रो टू अकाउंटिंग तो पढ़ ही चुके होंगे आप। इंट्रो टू अकाउंटिंग आसान पेपर है कि मुश्किल पेपर है? एवरेज है, आसान होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं। आसान है। एक पेपर होता था इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मॉड्यूल B, ये आज से कोई 2014 स्प्रिंग तक की बात है, 2014 स्प्रिंग। उसके बाद ना वो पेपर बहुत मुश्किल था, तो उसको तोड़ा गया, 2 पेपर्स बनाए गए, एक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और एक FR1। तो जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग था उसके बारे में उम्मत का ख्याल था यार तो बड़ा आसान पेपर हो गया है, तो बस आगे आप खुद देख लें कि जो जिन लोगों ने पहले पढ़ा होता है ना उनको लगता है कि अब सिलेबस का लोड कम हो गया है, बाकी नए वालों के लिए तो नया ही है, वो तो उसको उसी फिक्र और डर के साथ पढ़ रहे होंगे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आसान हो गया इसमें। अब सवाल जैसे अगर पहले कभी कभी प्रोसेस पे नहीं, प्रोसेस पे तो खैर अक्सर ही सवाल आता था, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है, पहले अगर उस पर 3 सवाल आ रहे थे तो अब 4 भी आ सकते हैं, तो वो फिर इस तरह से पेपर मैनेज होने लग जाएगा। आसान कुछ नहीं होता, मेहनत करनी होती है। जी, और कोई सवाल? जी, डायरेक्ट इंट्रो से हम लोग ना FR1 पढ़ी है ना FR2 वो डायरेक्ट कॉस्ट पढ़े, उनके लिए कोई मतलब? ये मैंने भी शुरू में कहा तो था, FR1 FR2 इसका कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। जो FR1 से पहले भी मैं जब कॉस्ट पढ़ाता था ना पिछले सेशन तक, तो मैं एक्सपेक्ट करता था कि बच्चों ने वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ये FR1 में पढ़ी हुई है, इन्वेंट्री पढ़ी हुई है, तो अब वो मैं आपको फिर दोबारा पढ़ाने लगा। यानी जो मैंने थोड़ा बहुत पहले FR1 से उम्मीद लगाई होती थी कि ये बच्चे पढ़ के आए होंगे, वो मैं फिर दोबारा पढ़ाने लगा। तो आप बस आपको लिखना पढ़ना आता हो, बस ये काफ़ी है। हाँ जी, AFC करके सीधा कॉस्ट में आए। अच्छा, अब आप यानी कैफ 1 2 3 है ना, दुआ करेंगे उनके लिए। अच्छा, नहीं चले वो मजाक पे चलेगी बात।
कोई परेशानी की बात नहीं। आपने क्या हुआ? नहीं, मैं घबराना नहीं कह रहा हूँ, परेशानी वाली बात नहीं है। देखें, आपने जो भी पेपर पढ़ने हैं वो आपके लिए नए हैं। चाहे पहले उस पेपर को पढ़ने के लिए लोगों ने 4 पेपर पास किए होते, जैसे पहले एक कॉस्ट कैफ 8 था, तो कैफ 8 तक पहुंचते पहुंचते लोगों ने 4-5 पेपर पास कर लिए होते थे, उनका एक लेवल बढ़ गया होता था। अब कैफ 3 है, पहली ही अटेम्प्ट में अगला पीआरसी करके आए अगर वो कॉस्ट पढ़ रहा होगा, तो आप जो भी पेपर पढ़ेंगे वो आपके लिए नया ही होता है। तो जितनी आपको कैफ 1 to 3 में मुश्किल होती थी पुराने में, अब भी आपको यहाँ पर वही मुश्किल हो रही होगी। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कैफ 3 शायद बहुत इंपॉसिबल हो जाएगा। इंपॉसिबल होता तो फिर वो कैफ 3 ना होता, फिर वो स्टिल कैफ 7-8 होता। अगर उसको कैफ 3 पे ले आए हैं तो समझते हैं कि इस इनिशियल लेवल का बच्चा इसको हैंडल कर सकता है, तो कर लेंगे, आप हो जाएगा हैंडल। नहीं तो पता लग ही जाएगा, नहीं तो लग पता जाएगा। जी, और कोई सवाल? कोई सवाल ही नहीं? हाँ जी। नहीं, पास पेपर तो बेटे अटेम्प्ट वाइज ही है ना, चैप्टर वाइज कैसे होंगे? वो तो अटेम्प्ट वाइज है, तो अटेम्प्ट वाइज है, चैप्टर वाइज तो नहीं है। वो तो मैं आपको क्लासेस में बता रहा हूँ कि अब आपके वो रजिस्टर के अंदर नोट होता जा रहा होगा ना। मैंने पास पेपर्स, क्लास वर्क और होमवर्क, अच्छा होमवर्क की पता नहीं मैंने बात की कि नहीं की। मेरे पढ़ाने के स्टाइल में होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कमजोर दिल के। जैसे पिछले सेशन में एक बच्चा था, उसने ना ग्रुप में भी ये बात की कि सर आप सारा सवाल खुद बोर्ड पे सॉल्व कर दिया करें। आप सारे सवाल सॉल्व कर दें तो वही हम याद कर करके, तो आपने किए होंगे तो हम वही याद, सारा कुछ आप मैक्सिमम बता दें, जो कुछ हो सकता है हम सब याद कर लेंगे। ऐसा अगर हो भी जाएगा ना, फिर भी पेपर में आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि सर आएंगे तो सॉल्व करके देंगे, फिर आपसे पेपर सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि आप कोई भी आर्ट, बिल्कुल इनिशियल लेवल की बात कर ले, बाइक चलानी आती है आपको, गाड़ी चलानी आती है, साइकिल चलानी आती है, कोई और क्रिकेट खेलना आता है, ये सिर्फ देख के और जबानी सुन के नहीं सीख सकते। बाइक चलाएंगे तो बाइक चलाई जाएगी। तो आप जब तक सवाल खुद सॉल्व नहीं करेंगे ना, आपकी कोई लर्निंग नहीं हो रही होगी। तो मैं क्लास वर्क जितना जरूरी समझता हूं, होमवर्क भी उतना ही जरूरी समझता हूं, बल्कि शायद उससे ज्यादा जरूरी समझता हूं। तो आपको मैं रोजाना का एक सवाल, कभी 2 भी हो जाएंगे, ये होमवर्क दिया करूंगा जो मेरे पढ़ाई का हिस्सा होगा। यानी वो एक्स्ट्रा नहीं होगा, करना है तो कर लो, नहीं तो ना सही, वो करना जरूरी होगा। क्योंकि हो सकता है जो अगले दिन पढ़ाना हो वो उस पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो सकता है जो रोज पढ़ाया था उसमें मजीद पक्का करने के लिए एक नया पॉइंट हो जो मैं चाहता हूं कि आप खुद देखें और खुद हैंडल करें, और फिर अगले दिन मैं डिस्कस करूं। तो होमवर्क, क्लास वर्क, ये दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी होंगे, और अगले दिन फिर होमवर्क में डिस्कस भी कर रहा हुआ करूंगा। और चलो अच्छी बात है, अभी मेरे ध्यान में आ गई, जब आप होमवर्क कर रहे हुआ करेंगे तो आपको लगेगा कि समझ नहीं आ रही सवाल शुरू कैसे करना है, सवाल शुरू कर रहा था कहीं गलत ही ना हो जाए। तो अपने रजिस्टर में अगर आप फूंक फूंक के चलेंगे कहीं गलती ना हो जाए, तो आपका एग्जाम डे होगा और आपकी हिम्मत नहीं हो रही होगी लिखना शुरू करने की। आपका रजिस्टर ही है ना, 4 पेजेस लग जाएंगे, 10 पेजेस लग जाएंगे, गलत हो जाएगा, पेज फाड़ देंगे। मतलब पेजेस बचा के तो कब्र में नहीं ना लेके जाने। मतलब आपकी जिंदगी की कामयाबी ये तो नहीं है कि आपने अपने सेशन गुजार लिया और उसमें 150 पेजेस बचे हुए थे, ये तो कोई कामयाबी नहीं है। रजिस्टर करें खुल के इस्तेमाल। तो आप होमवर्क जब दिया करूंगा तो आपने उसको सॉल्व करना है, खुद पूरा पूरा सॉल्व करना है, और ये हरकतें नहीं करनी कि थोड़ा सा समझ नहीं आया पीछे सोल्यूशन देख लिया, फिर एक कदम आगे बढ़े, फिर समझ नहीं आया फिर सोल्यूशन। इससे आप कुछ नहीं सीखेंगे, इससे कुछ नहीं सीखेंगे। ये है तो मिसाल बहुत लिमिटेड थी, लेकिन अगर आप में उसे देख के मुझे लग नहीं रहा कोई, लेकिन अगर कभी किसी को जिम जाने का शौक हुआ हो तो आपने अगर अपने मसल्स बिल्ड करने हैं ना, तो अगर आप हेल्पर साथ खड़ा कर लें कि वही वेट उठाता है या सारा, तो फिर मसली रह जानी आपकी, फिर मसल्स नहीं बनने। मसल्स पे जोर पड़ेगा तो ही मसल्स बिल्ड होंगे। तो आप जब होमवर्क करेंगे और आप सॉल्यूशन की मदद लेते रहेंगे तो फिर आपका दिमाग नहीं बिल्ड होना। तो होमवर्क आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, और कोई सवाल? मतलब इसमें अच्छा, आपकी इसमें वो क्या है, रिजर्वेशन क्या है? आपको लग रहा है कंप्लीट नहीं होगा?
ये जो लेक्चर नोट्स हैं ये कंप्लीट कोर्स ही पढ़ाऊंगा आपको, मैं आपको पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स पढ़ा के खत्म करा के भेजूंगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं बुक में से याद करने के लिए मार्क करवा दूंगा, थ्योरेटिकली टेस्ट हो सकती हैं, वरना मैं आपको सारा कुछ पढ़ा रहूंगा। अगर किसी को शौक है कि नहीं बुक रीडिंग करनी होती है, फिर भी मैं राइस की बुक रीड करने से बेहतर आपको आईकेप की बुक रीड करने का रिकमेंड करूंगा। अगर क्योंकि राइस की बुक में ना चीजें, बुक तो बनाई गई है, बस समराइज्ड करके चीजें लिखी और क्वेश्चंस यही वाले डाले हुए। तो मैं तो आपकी सिर्फ आपकी बचत के लिए कह रहा हूं कि आप खर्चा सिर्फ इस पे कर लें। अगर आपने राइस की बुक खरीदनी है, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है भाई, राइस में खड़ा हूं, मेरा रोजी लगी हुई, यहां से इख्तलाफ कोई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा खबरदार राइस की बुक नहीं खरीदनी, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे बाद में बच्चे ये कहते हैं सर ये तो हमने बुक ऐसी खरीदी। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर आप बस सिर्फ यहां तक अरेंज करना चाहें, रजिस्टर तक रखना चाहें तो बेटे काफी है, लेकिन अगर बुक खरीदनी है तो बिल्कुल खरीदें, मर्जी है आपकी, जरूर खरीदें बुक। हाँ जी, और कोई सवाल आप पूछना चाह रहे हैं मुझे? पूछ लो, पूछ लो यार, पूछ ले यार। जी, कुछ सवाल ही नहीं यार करने का। नहीं तो मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूँ कि जो पढ़ाया है उसमें सवाल पूछें, पढ़ा नहीं सवाल पूछना है। बाकी पूरा 1 घंटा बोला हूँ, उसमें आपके कोई कंसर्न हो सकते हैं, कोई रिजर्वेशन हो सकती है, जैसे बच्चे ने बुक का पूछा है, इस तरह की और कोई कंफ्यूजन परेशानियां हो सकती हैं। जी नहीं, अच्छा आप कह रहे हैं कि बीएम पास कर लिया। अच्छा ये बताएं कि जितने पेपर आज तक पास किए हैं, जो उनमें पढ़ लिया, उनमें से कितना रिटेन किया आज तक? अच्छा वो ना कोई ऐसा, वो जो टॉपिक निकले हैं ना जैसे बजटिंग है, ये कोई ऐसी वो एटम बम बनाने का फार्मूला नहीं था, या कोई जन्नत में जाने का रास्ता नहीं था कि आप अब स्किप करके तो रह जाएगा। वो कैलकुलेशंस का एक चैप्टर था। अगर आप वो बजटिंग नहीं भी सीख पाएंगे, कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग बीएफडी में पढ़ लेंगे जाके, आप एमएफए नहीं पढ़ेंगे, चलो बीएफडी में पढ़ लेंगे, तो वो इतने कोई मसला नहीं होगा। हाँ, अब जैसे कुछ आईएएस होते हैं, जैसे आईएएस 33 एक ईपीएस, वो एफएआर 1 में आ गया अब, और आप लोग जो एफएआर 1 पार कर चुके हुए हैं तो वो नहीं पढ़ रहे होंगे, और अब वो सीफैप में भी नहीं है, सीफैप से निकल के एफएआर 1 में आ गया हुआ है। तो बस नहीं था, नसीब में नहीं हुआ। तो कई टॉपिक इस तरह के होते हैं, तो कोई बात नहीं, पढ़ाई करके लोग वैसे भी भूल जाते होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आते हैं, फिर वहां पर जो चीजें सीखते हैं, फिर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ याद आ रहा होता है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है कि अगर आपसे बजटिंग मिस हो जाएगी तो इसमें कोई ऐसी महरूमी की बात नहीं रह जाएगी। हाँ जी, और कोई सवाल? जी सर एक सवाल है, वो वैसे आपसे पूछने का तो नहीं है, लेकिन सोच रहा हूँ पूछूं। ऐसे आते चले पूछा। सर, अगर खुदा ना खास्ता हमारी कोई क्लास रह जाती है आपकी, तो कोई यहाँ पे रिकॉर्डिंग का सिलसिला है कि वो हमको मिल जाए ताकि हम वो कवर अप कर लें? नहीं, क्योंकि अगर आपकी क्लास मिस हो रही है तो ये जितने लोग हैं ये सारे तो नहीं रोज आ रहे होते, 10-20% लोग नहीं भी आ रहे होते, तो वो फिर आपने खुद कवर करनी है। क्योंकि अगर कोई रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी मिलना शुरू हो जाए ना, तो फिर लोग क्लास में आना छोड़ देंगे। ये होगा, ऐसे ही होगा। अभी लास्ट टाइम ये हुआ कि कोरोना की वजह से अनसर्टेनिटी फैल गई, तो जो फिजिकल क्लास में बच्चे बैठे हुए थे उनको फिर ये ऑनलाइन का स्टूडेंट बना के उनको भी लॉगिन्स मिल गए। अब उन्होंने कॉलेज खुलने के बावजूद भी क्लासेस में आना छोड़ दिया कि आराम से बैठे सुन ले। अब उसका नुकसान ये हुआ कि सितंबर में एग्जाम्स थे, अगस्त का महीना चल रहा था, और ग्रुप में मैसेजेस चल रहे हैं जी मेरे 40 लेक्चर रहते हैं, मेरे 35 रहते हैं, पढ़ा नहीं जा रहा, ये नहीं हो रहा, तो फिर लोग सुस्त हो जाते हैं। तो इसलिए ये फैसिलिटी इसीलिए नहीं दी जा रही, वरना अगर कोई जेन्युइन मसला हो तो ठीक है, आपकी बात जेन्युइन है, कोई फैसिलिटी हो सकती थी इस तरह की, लेकिन नोइंग स्टूडेंट्स ये नुकसान में जाती है फैसिलिटी, इसलिए इस तरह की फैसिलिटी नहीं दी जाती। हाँ जी, और कोई सवाल? फिर आखिर में मैं कंक्लूडिंग नसीहत करूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। जी है जी,
दिन का तो मुझे पता नहीं यार, क्योंकि पहले कैफ 8 जो है वो जुमेरात को पेपर होता था आई कैप में, तो फिर यहाँ टेस्ट भी जुमेरात को होता था। अभी नई स्कीम का मैंने टाइम टेबल नहीं देखा, और जो आई कैप का एग्ज़ाम डे होगा ना उसी दिन टेस्ट होते हैं। लेकिन ये जो टेस्ट कंडक्ट होने में मसला या चेक होने में मसला, वो मेरे से रेलेवेंट नहीं है। मैं टेस्ट बना के दे ज़रूर दिया करूँगा एग्जाम डिपार्टमेंट को, लेकिन वो मुझे तो ये भी नहीं याद होता कि कौन सा टेस्ट किस दिन हो रहा है, तो वो मेरा रेलेवेंट फील्ड नहीं होगा। वो आप मेरा ख्याल है मिस महक की शायद देख रही होंगी, इसको आप उनसे पूछ लीजिएगा या यहाँ पूछ लीजिएगा कि किस रूम में हो रहा है, कहाँ होगा। है जी, कैफ 3 भी थर्सडे को होगा, क्या कोई प्लान है इसमें? अब वो जो आई कैप की डेट शीट में थर्सडे को, हाँ तो फिर ये भी थर्सडे को हुआ करेगा। जो आई कैप का एग्जाम डे है ना वही टेस्ट के लिए यूज़ हुआ करेगा। जी जी बिल्कुल, मतलब जब भी जो भी एग्जाम्स होंगे, अगर आई कैप का एग्जाम डे थर्सडे है, अब कह रहे हैं थर्सडे ही होगा, तो फिर कॉस्ट का थर्सडे को ही हुआ करेगा। जी नहीं, वो पूरा दिन अवेलेबल होता है। आप क्लास के दौरान टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि क्लास में तो कोर्स कवर करना है ना, तो वो ये है कि पूरा दिन होता है। जैसे अगर थर्सडे का दिन है तो सुबह से शाम तक आपके पास टाइम है, कोई ना कोई रूम होगा वहाँ पर टेस्ट हो रहा होगा, वहाँ जाके टेस्ट दे आइएगा। सर अगर आप कॉस्ट का थोड़ा सा समरी बेस्ड इंट्रो दे दें कि कॉस्ट है क्या, न्यूमेरिकल बेस्ड है, थ्योरेटिकल है क्या, वो तो मैं कल कॉस्ट शुरू करूँगा, तो पढ़ाना शुरू करूँगा तो बिल्कुल उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। न्यूमेरिकल है, चलें इतना बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल है, कॉस्ट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है जी। कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। देखें, लोग पास करते ही हैं, और ऐसा नहीं है कि कॉस्ट में बस 3% लोग पास होते हैं और बाकी में 50% हो जाते हैं। कॉस्ट में भी यही 30-40% लोग पास हो रहे होते हैं आई कैप के, और मेरी क्लास में से कोई 70-75 लोग पास हो रहे होते हैं, 50%। देखें, ये तो हर सब्जेक्ट में ही मुश्किलें तो हर सब्जेक्ट में होंगी। आप टीचर को फॉलो करें, मेहनत करें और कंटिन्यूसली मेहनत करें, तो फिर क्यों नहीं होंगे, पास हो जाएंगे। नहीं तो कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे। कॉस्ट को लेकर इतना स्पेसिफिक क्यों है कि इतना मुश्किल सब्जेक्ट है? क्योंकि जब से हम कैप में आए कॉस्ट पे स्विच, क्योंकि बेटा मुश्किल है, मैं कह रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल सब्जेक्ट है, कहा तो है मुश्किल है। और इसको कॉस्ट को ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी समझा जाता है कि आपने अगर एक टॉपिक के 10 सवाल कर लिए हैं तो आपको लगेगा कि 10 के 10 में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। अकाउंटिंग होती है ना, जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़े थे आपने, वो सारे सवाल ही एक जैसे होते हैं, कोई एक आधी एडजस्टमेंट मुश्किल होती है। इसी तरह से स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ जो है उसके अंदर ही है जो कुछ। कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड नहीं है, और ये नहीं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, मतलब जिस तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उस तरह इसका कोई स्टैंडर्ड, कोई लॉ नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ बिजनेसेस में इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन होती है, इसलिए लोगों को मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन आप लोगों को जो तरीके सिखाऊंगा फॉलो करते जाए, हो जाएंगे इंशाल्लाह पास। अगर डरते परेशान होते रह जाएंगे ना तो फिर आप 2+2 भी नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं कॉस्ट में आके कि 2+2 वाली जैसी चीज़ भी निकल जाती हैं। तो बस आपने घबराना नहीं। हाँ जी, अच्छा, छुट्टी करता हूँ कि नहीं करता? मैं पहले महीने में करता हूँ छुट्टी, क्योंकि अभी आपका जो कैफ चल रहा है तो रात में CFAP भी पढ़ा रहा हूँ। यानी अभी मेरी ये जो अक्टूबर है और नवंबर में भी थोड़ा पोर्शन, मेरी रूटीन ये होगी कि मैं रात को 10 बजे क्लास ख़त्म करके और फिर सुबह 7 बजे क्लास दोबारा, तो 7 से 4 कैफ की क्लासें और 6:15 से 10 तक जो है CFAP की क्लासें। तो जब मेरी बस हो जाएगी तो उस दिन गिर जाऊँगा, छुट्टी कर लूँगा। पहले महीने में कोई छुट्टी कर लेता हूँ तो मैं कभी कभार हर हफ्ते कर लेता हूँ, कभी 10 दिन बाद कर लेता हूँ। इतना करने के बाद भी आप इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं? नहीं मतलब अच्छा, आपको मैं समझा देता हूँ जिसको समझ नहीं आई। जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कैरियर है
अगर आपको किसी ने ये कह के भेजा है ना कि एक बार सीए कर लो बस, उसके बाद आपको बादशाह सलामत बना के बिठा दिया जाएगा और आपके घर बैठे बैठे आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। आप जब मैट्रिक कर रहे होंगे तो आपको ये कहा गया होगा शायद कि बस मैट्रिक कर लो। तो ये तो बेटा जो कैरियर है, जो आप दुनिया की जिंदगी है, वो तो मुसलसल एफर्ट है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद अगर आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी में आसानी आ जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। चाहे जो मर्जी प्रोफेशन हो, चाहे आपने सीए फर्म बनाई हो, चाहे आप इंडस्ट्री में हो, चाहे आप टीचिंग में हो, चाहे अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, सीए करने के बाद मुसलसल एफर्ट होगी। हाँ, होगा ये कि जैसे अगर मैं दिन के मिसाल के तौर वो, लेकिन ये तो सेशन है ना मेरा। आप ये देखें, मैं कैफ और सीफैप को पढ़ाता हूँ। ये कैफ है, ये सीफैप है, ये कैफ है, ये सीफैप है। अब ये पोर्शन बहुत टफ होगा, ये पोर्शन आसान होगा, ये पोर्शन आसान होगा, ये पोर्शन आसान होगा। इसी तरह प्रोफेशन टू प्रोफेशन वेरी करता है। लेकिन जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी काम कर रहे होते हैं, एफर्ट है, एफर्टलेस जिंदगी नहीं है। लेकिन जिस काम के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं, रिस्पेक्ट होगी, पैसा कमा लेंगे, कंफर्टेबल लाइफ होगी, फिर वो भी साथ मिल रहा होगा। वरना जो गधा है, जो रेडी के आगे उसको जोत दिया है और वो फिर 10, 12, 15 घंटे मजदूरी कर रहा है, तो मेहनत तो वो भी कर रहा है, लेकिन उसको फिर इतने रिसोर्सेज नहीं मिल रहे। तो इसलिए सीए करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो आप गलत फील्ड में आ गए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर प्रोफेशन के अंदर मेहनत है। डॉक्टर, इंजीनियर, क्या इनकी मेहनतें नहीं है? मेरा कज़न है, मेरे साथ हम मतलब बचपन का दोस्त है, अब इंजीनियर है, उसकी एक प्लांट पे जॉब है, 3-3 हफ्ते बाद घर आता है, 24 घंटे की नौकरी है प्लांट पे। तो ये आसान जिंदगी। हर प्रोफेशन में मुश्किलें हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीए कर लेंगे तो आपकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, तो चलेगा, आगे चलेगा। हाँ जी, और कोई इस तरह की कंफ्यूजन किसी ने दूर करनी है? अच्छा चले, ठीक। जी पूछना है तो। अच्छा चले। बाकी इसके अलावा जिन लोगों ने पहले मुझसे पढ़ा हुआ है, सेशन में इंशाल्लाह पढ़ाना तो आपको बेस्ट है ही है। उसके अलावा भी मेरा टारगेट ये होता है कि सेशन का जब एंड हो के आप जा रहे हो, सेशन ख़त्म हो रहा हो, तो मैं आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव ऐड कर चुका हूँ। ये भी इंशाल्लाह साथ साथ जिन्होंने मुझे पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ, मुझसे मेरे बारे में नहीं जानते, तो वो भी आस्ता आस्ता उनको रियलाइज़ हो जाएगा। एक नसीहत मैंने पिछली क्लास में भी की थी, जो लोग बैठे हुए हैं पिछली क्लास में थे दोबारा सुन लें। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर एक मुआशरे की शक्ल में ही रहने को कहा है। यानी हमारा दीन हमें ये हरगिज़ नहीं कहता कि सब बंदा अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारे। अपनी अपनी रिश्ते बनाए ही इसलिए गए हैं कि एक दूसरे के साथ जो मामलात हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनका टेस्ट हो रहा है। कोई बाप बेटे का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, माँ बेटे का है, माँ बेटी का है, मियाँ बीवी का है, इसी तरह के जो थोड़े से दूर हो जाते हैं, खाला चचा मामू ताया, ये सब रिश्ते बनाए हैं। इन रिश्तों के अलावा कोई ना कोई हमारे सोसाइटी के ताल्लुक़ हैं। कोई गाहक है तो कोई दुकानदार है तो कोई मरीज़ भी है, बस है तो उसमें सवारियां बैठी हुई हैं, बस का ड्राइवर है तो सवारियां भी हैं, जो 2 सवारियां साथ बैठी हुई हैं उनका एक ताल्लुक़ है। हर इंसान का कहीं ना कहीं सोसाइटी में ताल्लुक़ है। जो अल्लाह ताला की मखलूक के लिए आसानियाँ करने वाला बनेगा, अल्लाह उसके लिए आसानी करने वाले बन जाएंगे। जो अपने भाई की कोई ज़रूरत पूरी करने में लग जाएगा, अल्लाह उसकी ज़रूरतें पूरी करने में लग जाएंगे। जो ज़मीन वालों पर रहम करता है, अल्लाह ताला उस पर रहम करते हैं। इस तरह की कई अहादीस हैं। तो आप जब अपनी क्लास में हैं तो कोशिश ये करिएगा कि आप दूसरों के लिए अगर आसानी नहीं कर रहे तो कम से कम मुश्किल करने वाले भी ना बने। जैसे ये जो 4-5 दोस्तों का ग्रुप होता है ना, तो फिर ये करते क्या हैं, क्लास के अंदर जुगतों में या आपस में शुगर लगाने में, हल्की आवाज़ में लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ शुगर लगाने में वो वक्त लगाते हैं। अब उससे नुकसान ये होता है कि वो तो चलो नहीं पढ़ रहे, उन्होंने तो पढ़ना था भी नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, उनके पीछे बैठे हुए, उनके आगे बैठे हुए, वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। तो वो बेचारे कितनी मेहनत से पढ़ने आए होंगे, आपने नहीं पढ़ना ठीक है, लेकिन वो पढ़ने आए हुए थे, उनके लिए मुश्किल कर दी आपने।
जब उनके लिए मुश्किल करेंगे तो फिर खैरत उठ जाएंगी काम में से। तो अगर किसी के साथ आसानी नहीं कर सकते तो फिर मुश्किल भी ना करें, मदद करने वाले बने। मदद करने वाले में मैंने अभी पहले भी एक वाक़या सुनाया था, अपना एक वाक़या बताता हूँ। मैं जब ये कैफ का स्टूडेंट था, उस दौर में सी एंटर होता था, पैक से पढ़ रहा था, तो मैं हर सब्जेक्ट का, हर एग्ज़ाम का टॉपर था। तो मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता रहता था, जो मुझसे पूछता था मैं खुलूस से उसको पढ़ाता था। तो इसी तरह से एक थोड़ी सी स्लो लर्निंग पेस वाला एक स्टूडेंट था, वो मुझसे अक्सर पूछता रहता था। तो उसने मुझे कहा, नासिर पता तुम फर्स्ट क्यों आते हो? कहा जी क्यों आता हूँ? उसने कहा क्यों, तुम हम जैसों की मदद करते हो। तो बताने का मकसद ये है कि जब आप एक दूसरे की मदद करने वाले बनेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है ना, वो बाज़ों का ऐसा कमीना हो जाता है कि एक दोस्त पूछ रहा है, यार ये नोट दे दो, मैं आया नहीं था। अब वो कहेगा जी मेरे नोट्स हैं, मैं उसको क्यों दूँ? कहेगा जी मैंने तो खुद नोट्स नहीं बनाए हुए। एक दूसरे की मदद करने वाले नहीं बनते। किसी ने कुछ अगर समझने का कह ही दिया है तो उसको समझाने पे टाइम नहीं लगाएंगे कि नहीं मेरा टाइम ज़ाया होगा, मैंने तो अपनी पढ़ाई करनी है। तो एक दूसरे के मदद करने वाले बन जाएं। लेकिन इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि भाई भाई की मदद करे, भाई बहन की मदद करने ना आ जाए, और ना ही बहन भाई से मदद मांगनी चाहिए कि भाई वो फलाने भाई पढ़ाते बड़ा अच्छा है। ये हरकतें मत करिएगा। बहनें बहनों से ही मदद मांगें और भाई भाइयों की मदद करें। ये इंटरजेंडर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसमें इखलास नहीं होता, इसमें खराबियां होती हैं। तो बाकी जो भाई भाई हैं और जो बहनें बहनें हैं, ये आपस में एक दूसरे की मदद करने का जब जज्बा रख लेंगे ना कि हाँ मदद करनी है। हमारे स्कूल में एक टीचर थे, क्लास टीचर, मैट्रिक की बात है, उन्होंने ना ग्रुप्स बना दिए थे क्लास के, और हर ग्रुप का एक लीडर था। उस ग्रुप में कुछ 7-8 लड़के थे, और हर ग्रुप के लीडर की जिम्मेदारी थी कि वो अपने टीम मेंबर्स की पढ़ाई इंश्योर करेगा। जो कोई टीम मेंबर वीक है तो उसकी वो पढ़ाई इंश्योर करेगा, उसको वो पढ़ाने में हेल्प करेगा। खैर अभी तो सीए में तो टाइम नहीं होता ग्रुपिंग का, लेकिन जनरली बात कर रहा हूँ कि अपने इर्द गिर्द वालों की मदद करने वाले बन जाएं। जब आप अपने इर्द गिर्द वालों की मदद करने वाले बन जाएंगे ना, तो फिर अल्लाह की मदद करने वाले बन जाएंगे। तो दूसरों के लिए आसानी करनी है, मुश्किल वाला मामला नहीं करना, और अपने साथियों की मदद में लग जाइएगा। हर कोई इस कोशिश में रहे कि अगर किसी को कोई बात वो कोई से पूछ रहा है तो खुलूस के साथ बताएं, क्योंकि खुलूस के साथ जब हम दूसरों की मदद करने वाले बन जाएंगे, हमारे काम अल्लाह बनाने वाले बन जाएंगे। ठीक है जी, कल से इंशाल्लाह पढ़ाई शुरू करते हैं, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।